बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि पाकिस्तान को F-16 के ऊपर अमेरिका अपग्रेड देने जा रहा है और वो अपग्रेड है $686 मिलियन की बस। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उसके अंदर वो कौन कौन से इक्विपमेंट लगने जा रहे हैं, जिसके बाद 15 साल इनकी उम्र ना सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि भारत को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और इसकी उम्र ना सिर्फ बढ़ेगी बल्कि इनकी क्वालिटी के अंदर भी नाकाबिले यकीन इजाफा होगा। और कौन कौन से इक्विपमेंट से क्या क्या होगा ये तफसील आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको पता है कि ये हथियार हम मगरबी बॉर्डर पे ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और इनको पार्क भी वहीं पे हमने किया हुआ है। तो अब वहां पे क्या है, अफगानिस्तान के अंदर आपको पता है कि बड़ी खबरें आ रही हैं कि अफगान तालिबान ने फतवा दे दिया है कि किसी और मुल्क के अंदर जाके या अस्करी कार्रवाइयां करने की इजाजत नहीं, और अगर कोई करेगा तो ये बिल्कुल नाजायज होगा। और अब तो इनके तमाम तर जो उल्मा है, 1000 उल्मा उसके अंदर शामिल थे। काबुल के अंदर ये इजलास हुआ और जितने भी उल्मा और मशाइख हर सूबे से 3-3 लोग आए, इन सबको मुल्ला हैबतुल्लाह ने चुना हुआ था। और उसके बाद इन तमाम उल्मा की ड्यूटी लगाई गई कि जो भी आप खुतबा ये वो आगे पीछे कर रहे हैं उसके अंदर ये बताएं कि जनाब ये नाजायज है और किसी भी मुल्क के खिलाफ आपने जहाद नहीं करना। और इसके साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के लिए कह दिया कि जो हमारे ऊपर जारियत करेगा ये आपका कौमी फरीजा होगा और आपने ये सब कुछ करना और फिर मुल्क के लिए लड़ना और ETC ये सारा कुछ चल जाता है। अब क्या इससे मसला हल होने वाला है? पाकिस्तान इस फतवे को बिल्कुल मुतालबा कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान रिटर्न में मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें इतने लॉलीपॉप दिए गए, 2023 में भी दारुल फतह से फतवा जारी किया गया, अमीर ने उसके ऊपर नोट भी लिखा, लेकिन फिर सब कुछ पूरी दुनिया ने देखा ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। और जो प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान बनाने जा रहा है उसको इन छोटी छोटी चीज़ों पर मुअत्तल नहीं किया जाएगा। जहां बॉर्डर बंद है और अफगानिस्तान के अंदर अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, चीज़ें डबल कीमत पर हो गई हैं और ताजिर परेशान है, चीज़ें मिल नहीं रही और लंबे लंबे रूटों से मामला ख़राब हो रहे हैं। ये एक बात समझने की बात है कि अफगानिस्तान और पिशावर और पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हमें सेंट्रल एशिया जाने के लिए अफगानिस्तान की जरूरत है और अफगानिस्तान को समंदर तक जाने के लिए सदियों पुराना जो बेहतरीन तरीका और रूट है वो पाकिस्तान है। अगर आप इससे मुख्तलिफ जाएंगे तो आप उन लोगों की हिकमत को चैलेंज कर रहे हैं जो पिछले कई 100 सालों से तमाम तर तजर्बात कर चुके हैं। आपने करना है तो कर ले, लेकिन इससे ज्यादा जो मुश्किल चीज इस वक्त अफगान तालिबान के सामने आई हुई है, एक आपको याद होगा मैंने दिसंबर के अंदर एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ISI इन तमाम तर जो पुराना शुमाली इत्तेहाद और मुजाहिदीन है उनकी एक मीटिंग करने जा रहा है। उसके बाद खुफिया तौर पे कुछ लीडरों को ईरान बुलाया गया और उनको यह कहा गया कि पाकिस्तान के चक्कर में मत आना, काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और ईरान 90 की दिहाई में एक पूरी प्रॉक्सी अफगानिस्तान के अंदर लड़ते रहे हैं। और मज़ार शरीफ में जब ईरान की एम्बेसी पर कब्जा अफगान तालिबान ने 1996 में किया था तो बहुत ज्यादा एहतजाज किया गया था, यहां तक कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर के ऊपर फौज भी लगा दी गई थी ईरान की तरफ से। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वक्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने मुल्क के मुफादात भी सबको मुकद्दम है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान रहे, लेकिन साथ में हम जो है इसको सारे को सेटल कर देते हैं। पाकिस्तान के लिए हम खिदमत सर अंजाम देते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने इसराइल के खिलाफ जंग के अंदर हमारा बहुत साथ दिया था और उसके अंदर अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, इस्माइल खान, हनीफ अतमर, मोहम्मद मुहक्किक, अता मोहम्मद नूर, ये वो बड़े बड़े लोग हैं जो कि पूरे पूरे सूबों और पूरे पूरे डिविजन्स के ऊपर और पूरे पूरे इलाकों के ऊपर जो है अपना ना सिर्फ कब्जा रखते हैं, इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग, इनकी अपनी मिलिशिया, इनकी अपनी फौज और ये कमांडर के तौर पे जाने जाते हैं। और इनमें से आधे से ज्यादा लोग जो हैं उन्होंने अफगान जहाद में बहैसियत मुजाहिदीन और शुमाली इत्तेहाद के अंदर वो लड़ चुके हैं और अमेरिका की हुकूमत के अंदर भी इनका बड़े अहम किरदार रहे हैं।
अब ये कहते हैं कि यूएन के थ्रू आप जनाब ज़ेर निगरानी करें इन मुज़ाकरात की, और सियासी जमातें जो है वो सारी इकट्ठी हों, और वहाँ पे औरतों को हकूक़ दिए जाएँ, नौजवानों को हकूक़ दिए जाएँ, इसके साथ ही यहाँ पे इंतखाबात करवाए जाएँ। और बहुत कुछ मांग लिया जनाब, उन्होंने इतना कुछ मांग लिया कि आपकी सोच है। और वहाँ पे निदा मोहम्मद नदीम जो कि इस वक्त आला तालीम के मिनिस्टर हैं और मुल्ला हैबतुल्लाह के इंतहाई करीबी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप आए, यहाँ पे रहें, हम आपको गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई तुमने तो हमारी जदादें भी कर की हुई हैं, पहले वो तो वापस करो, उसके बाद कोई अगली बात करेंगे। तो ये सारे का सारा मामला चल रहा है। और बात यह है कि पाकिस्तान को इन ग्रुपों को सपोर्ट करने से पहले ईरान चाहता है कि वो किसी भी तरीके से इन मामला को देख ले। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो मामला है ये इतना आसान मामला नहीं है, क्योंकि सदियों से अफगानिस्तान में मजहब को मईशत के बेहतरी के लिए और अपने हालात बेहतर करने के लिए कई मौलवी जो है वो इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। मदरसों के अंदर बच्चों को जहाद के फतवे दे दे के उनको अपने मकासद के लिए जंगे लड़ते रहे हैं। यही वजह था कि इल्लामा इकबाल ने आज से 70-80 साल पहले, बल्कि 100 साल पहले कह दिया था कि रूमी बदले, शामी बदले, बदला हिंदुस्तान, तू भी ए फरजंदे कोहिस्तान, अपनी खुदी पहचान, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल अफगान। और उसके बाद वो आखिरी पैरे में कहते हैं, तेरी बेइल्मी ने रख ली बेइल्मों की लाज, आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल अफगान। ये गाफिल नहीं है, ये बड़े सियाणे हैं और ये अपने मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और आलमी ताकतें भी इसी चीज़ को फिर इस्तेमाल करती हैं। अब बात यह है कि 1929 के अंदर 9 माह के लिए एक हुक्मरान आया जिसका नाम था हबीबुल्लाह कलकानी बच्चा सक्का। बच्चा सक्का का मतलब है कि पानी पिलाने वाला। इसका जो बाप था वो मशकीज़ों में पानी भर भर के लोगों को पानी पिलाया करता था। फिर ये फौज में चला गया, उसके बाद ये डाकू बन गया, फिर ये बागी बन गया, फिर इसको लीडर बना दिया गया। और उस वक्त हालात ये थे कि इंग्लैंड जो है पहली जंग अजीम के बाद कमज़ोर हो गया था और वो खुद अपनी एग्जिस्टेंस नहीं चाहता था, लेकिन हालात को कंट्रोल ज़रूर करना चाहता था। अब वहाँ पे बादशाह अमानुल्लाह थे, उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, औरतों की तालीम, मॉडर्नाइजेशन और इस तरह की इस्लाहात। तो फिर ये सारे के सारे मौलवी इकट्ठे हो गए, इन्होंने कहा तालीम आएगी, औरत सियानी हो जाएगी, औरत तो फिर वो कैसे हमारी ये जो फैक्ट्रियां हैं यहाँ पे नाम नेहाद जिहादियों की लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, वो तो सारी की सारी बैठ जाएंगी। तो उसके बाद फिर एक मामला खड़ा हुआ और जनाब इसको, ये जो साबका डाकू था, इसको लीडर बना लिया गया। इसने काबुल पे कब्जा कर लिया और 9 महीने तक, जब तक के नादिर शाह ने इसको हरा के दोबारा काबुल पे कब्जा नहीं किया और इसको टांग के फायरिंग स्क्वाड से गोलियां नहीं मारी, उस वक्त तक ये उसका हुक्मरान रहा और 9 माह तक ये हुक्मरान रहा। ये है यहाँ की हकीकत। तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान के असल हालात क्या है। लेकिन एक बुरी खबर जो कि अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान और भारत के लिए है कि जनाब टेक्निकल असिस्टेंस के लिए अमेरिका ने $686 मिलियन की मंजूरी दे दी है। F-16 ब्लॉक 52 और जो दीगर है उनको मिड लाइफ अपग्रेड किया जाएगा, जिसके बाद ये 2040 तक काबिले इस्तेमाल हो जाएंगे, यानी अगले 15 साल तक। और जो अपग्रेड्स इसके अंदर होने जा रही हैं, कई एयरफोर्स के साबका पायलट्स ये कह रहे हैं कि जनाब ये फिर GF-17 थंडर से भी कई मामलात के अंदर बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन में होगा। कैसे? क्योंकि अभी तो इसकी रेंज बहुत छोटी है। हमने 2006 के अंदर लिया था एक मिसाइल AMRAAM 120C। अब असल गेम जहाज के साथ साथ उन मिसाइलों की भी है जो खड़े खड़े 200-200 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं, और उसके साथ रडार, क्योंकि वो रडार है आंख, जब तक आंख नहीं देखेगी तो फिर थप्पड़ जो है मिसाइल का वो कैसे पड़ेगा, ये एक अहम चीज है। अब अमेरिका कहता है जनाब इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से वाशिंगटन के साथ हमारे पार्टनर बन जाएंगे आप, और यूएस और पाकिस्तान का जो है वो दिफाई ताउन इस हवाले से बढ़ जाएगा। और 8 दिसंबर को जो है लेटर लिख दिया गया यूएस कांग्रेस को कि 30 दिन के अंदर अंदर रिव्यू करें और आप इसकी अप्रूवल दें, जो साइन सुइन आपने करने हैं वो आप करें और निकले। तो अब इसके अंदर क्या होने जा रहा है, ये एक इंतहाई अहम चीज है।
अब आपको पता है कि इसके अंदर लगेगा रडार सिस्टम। हमारे पास जो 120D है उसकी जगह पे कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि रेथियोन कंपनी जो अमेरिका की है उसको डिपार्टमेंट ऑफ वार जो नया बनाया, जिसके पीट हेग्सेथ जो है सरबराह हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था। 600-700 मिलियन डॉलर के मिसाइल पाकिस्तान को देने थे और वो थे 120D यानी कि लेटेस्ट और जदीद सिस्टम, जिनकी रेंज 160 से 180 किलोमीटर तक है और कम से कम 120 किलोमीटर रेंज है। अब इसके साथ मिलने के साथ भारत में तो शोर मच गया। होगा क्या कि जनाब पाकिस्तान अपने जो मल्टी डोमेन सिस्टम बनाया था उसके अंदर लिंक 17 इस्तेमाल किया था। अमेरिका पाकिस्तान को देने जा रहा है लिंक 16 सिस्टम, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम है। डेटा शेयरिंग नेटवर्क बनाने जा रहा है, क्रिप्टोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स देने जा रहा है, इसके साथ ही एवियोनिक्स अपडेट करने जा रहा है, ट्रेनिंग देने जा रहा है और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने जा रहा है। अब एक बात को समझें, ये जो लिंक 16 है ये तमाम जहाजों को, कश्तियों को, ग्राउंड फोर्सेस को, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को और जितने भी हथियार हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे स्क्रीनों पे इकट्ठा कर देगा और आप ग्राउंड स्टेशन से कमरे में बैठ के अपने फैसले करेंगे, चाहे ड्रोन्स है या कुछ भी है, उसको ये इंटीग्रेटेड कर देगा। ये एक वो चीज है जिसकी वजह से राफेल जो है 6, 7, 8 जो तैयारे हैं भारत के तबाह हुए, ये इस सिस्टम की वजह से तबाह हुए। अब पाकिस्तान को F-16 के ऊपर भी ये सिस्टम मिलने जा रहा है और इसके साथ ही इसको मिलेगी MK-82 इनर्ट 500 पाउंड जो कि 226 केजी वेपन्स इसके अंदर लग सकते हैं। बेसिकली ये बम्स की बॉडी है। अब जहाज बनता है, अब मैं आपको बताऊं किस तरह, मैं आपको आम अल्फाज में समझा देता हूं कि हमारे पास है जनाब सी टाइप हमारे पास चार्जर है, तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं कि उस जो पुराना है एंड्रॉयड वाला, उस एंड्रॉयड के अंदर हम इस तरह की बना देते हैं स्लॉट यूनिवर्सल और उसमें फिर हम लगा के उसको हम दूसरी तरफ यूज कर लेते हैं। तो ये जो बॉडीज हैं इनके अंदर उनके जैक्स वगैरह लगे हुए हैं, जो भी मिसाइल है लेटेस्ट तरीन, तो वो उसके अंदर इंटीग्रेट करके और उसको फिर उसके साथ लगा दिया जाता है F-16 के साथ और फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर F-16 के साथ लेटेस्ट तरीन जो आपके वेपन्स हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। रिडार का उसका रिडार उसका चेंज हो जाता है। पहले उसकी रेंज 50 किलोमीटर होती है, फिर वो 150 किलोमीटर तक उसकी आंख चली जाती है, 200 किलोमीटर तक उसकी आंख चली जाती है। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है वो अपडेट होने जा रही हैं और भारतीय पायलट जो है वो धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं। अभी इस साल 2025 के अंदर 250 इस्तीफे आ गए हैं। 60 से ज्यादा तो एयरलाइंस ज्वाइन कर रहे हैं बहैसियत प्राइवेट जो पायलट होते हैं कमर्शियल एयरलाइंस के। वो कहते हैं भाई यही महफूज है, तेजा के क्रैश करने से बेहतर है, या MiG-29 तो या दूसरे जितने भी इनके जहाज हैं जो उड़ते ताबूत हैं उन पे मरने से बेहतर है कि यहाँ पे हम अपना काम कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान F-16 को अपग्रेड करके क्या फायदा होगा, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों ले रहे हैं। तो देखिए हथियार हर तरह के होते हैं। अब एक दिन हम सब्जी खाते हैं, अगले दिन हम चिकन खा लेते हैं, फिर हम मटन खा लेते हैं, फिर हम बाहर से फ्राइड चीजें खा लेते हैं। इसी तरह जो आपकी फौज होती है उसमें भी डिफरेंट किस्म की लोकेशन पे, डिफरेंट किस्म की सिचुएशन पे डिफरेंट किस्म के वेपन्स की जरूरत होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान 3 ममालिक के वेपन्स जो है वो इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है। एक फ्रांस के जेट हमारे पास है, दूसरा US के जेट हमारे पास है। फ्रांस का मिराज है, जो US के हैं वो F-16 C-130 और T-37 जो ट्रेनर जहाज है वो हमारे पास मौजूद है। जबकि चाइना के साथ हम JF-17 थंडर मिलके बना रहे हैं। J-10C हम ले चुके हैं, J-35 हमारे पास आएगा। आप कई लोग ये कह रहे हैं कि जनाब F-16 तो मिल गया, अब F-35 कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को F-35 नहीं चाहिए, क्योंकि F-35 बहुत महंगा है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। जो कोड्स हमें चाहिए इंटीग्रेशन के लिए वो अमेरिका ने हमें देने नहीं, और मेंटेनेंस भी बाहर से आएगी, ये काम हम अफोर्ड कर नहीं सकते। उसके मुकाबले में J-35 बहुत सस्ता है और हम बहुत जल्द J-35 पाकिस्तान की फिजाओं में उड़ा रहे होंगे और भारत की नींदें हराम कर रहे होंगे। भारत एक कदम आगे जाता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह 4 कदम उससे आगे पहुंचे भी होते हैं, और उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैंने वो 4 कदम के बाद 1 कदम आगे करना है, तो हम 10 कदम और आगे जा चुके होते हैं। भारत हमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकड़ सकता। मुईशत बेशक उसकी अच्छी हो, लेकिन इसके अलावा हालात बहुत बुरी हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।